छोटे जीव हैं जिन्हें किसकी सहायता से देखा जा सकता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। अब आई बात इसकी आगे, विषाणुओं का जो अध्ययन है, विषाणुओं का अध्ययन ये कहलाता है विषाणु विज्ञान। विषाणु विज्ञान अंग्रेजी में इसी को बोलेंगे वायरोलॉजी। वायरोलॉजी, बात समझ में आ गई? वायरोलॉजी माने विषाणु विज्ञान, है ना। अब जब ये विषाणु जो होते हैं ये कैसे होते हैं? एक तो इनमें दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इनमें कुछ सजीवों के भी गुण पाए जाते हैं और कुछ निर्जीवों के भी गुण पाए जाते हैं। निर्जीव दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। इसको अगर डिफाइन करें विषाणु को, विष का अणु, है ना, नाम क्या हो जाएगा? विष का अणु माने विष का क्या है? भाग या अंग, है ना, या कण। विष का भाग या कण जो क्या करता है? पौधे जंतु दोनों में क्या करता है? बीमारियां उत्पन्न करता है। इसको बोलेंगे अपन विषाणु। विषाणु अर्थात विष का अणु, अर्थात जो पौधे जंतुओं में बीमारी उत्पन्न करने वाला हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? विषाणु। अब आई बात इसकी संरचना की, तो इसकी संरचना अत्यंत सरल होती है तथा ये इनसे छोटे रहते हैं, विषाणुओं से छोटे रहते हैं, ठीक। अर्थात इन्हें साधारण सूक्ष्मदर्शी में नहीं देखा जा सकता, इनको केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। कॉलेज वगैरह में आप जाएंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रहेगा ना देखने का, वो सब देखने को मिलेगा, है ना। अपने पास नहीं है क्योंकि वो बहुत महंगा आता है, लाखों का आता है ना। हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है वो क्या है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक। तो ये विषाणुओं का जो अध्ययन है वो कहलाता है विषाणु विज्ञान। इंग्लिश में इसी को बोलेंगे वायरोलॉजी, है ना। अब आई बात किसके? सजीव एवं निर्जीव जो है इनके गुण। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो है ये सबसे पहले आइविनोविस्की, डी नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले इसकी खोज किया था, ठीक। अब आ जाते हैं अपन जो विषाणु है, विषाणुओं का सजीवों के समान लक्षण। जैसा अभी मैंने बोला, विषाणु जो होते हैं उनमें दोनों के लक्षण रहते हैं, सजीव के भी लक्षण होते हैं और निर्जीव के भी लक्षण रहते हैं, है ना। तो विषाणुओं में सजीवों के लक्षण, ठीक, इसको देखते हैं अपन। उसके बाद देखेंगे विषाणुओं में निर्जीवों के लक्षण। विषाणु में सजीवों के लक्षण, सजीवों के लक्षण। नंबर एक पहला वाला जो पॉइंट आएगा सजीवों के लक्षण में, तो फर्स्ट वाला पॉइंट आएगा इनका आकार एवं आकृति इनकी होती है निश्चित। आकार एवं आकृति इनकी कैसी होती है? निश्चित। नंबर दूसरा वाला पॉइंट है ये जीवित कोशिकाओं के अंदर गुणन करते हैं। मतलब ये अगर देखो, ये कोशिका से बाहर रहेंगे, ये किसकी अवस्था में पड़े रहेंगे? क्रिस्टल की अवस्था में पड़े रहेंगे, कण के रूप में पड़े रहेंगे, है ना। परंतु जब ये किसी जीव या किसी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो वहां पर ये क्या करने लगते हैं? द्विगुणन करने लगते हैं। द्विगुणन करने लगते हैं मतलब इनमें जन्म की क्रिया होने लगती है, अपने समान नए विषाणुओं को ये जन्म देने लगते हैं। मान लेते हैं ये, इसको समझ लो आप विषाणु है, ये कहाँ पड़ा हुआ है? अभी ये पड़ा हुआ है मिट्टी में,
ये मिट्टी में ही पड़ा रहेगा, है ना। परंतु कोई भी जीवित कोशिका के अंदर ये जब प्रवेश कर जाएगा, मान लो कोई व्यक्ति है ना, गलती से हाथ टच हो गया विषाणु पे, विषाणु मुंह में लगा लिया हाथ को, तो विषाणु मुंह के द्वारा कहाँ चले गया, मान लो शरीर के अंदर चले गया उदाहरण में, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, विषाणु जो है अब शरीर के अंदर द्विगुणन करना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आई। बाहर जब रहेगा ये किसी कोशिका के बाहर, तो ये इस अवस्था में पड़ा रहेगा, क्रिस्टल की अवस्था में, माने कण की अवस्था में पड़ा रहेगा। ठीक है। तो पहला लक्षण इनका आकार एवं आकृति निश्चित होती है। दूसरा वाला लक्षण है इनमें क्या होता है, द्विगुणन होता है। द्विगुणन माने कि ये 1 से 2 हो सकते हैं, 2 से 4, 4 से 8, मतलब इस प्रकार से इनमें वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट वाला है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा। आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ कौन होगा, डीएनए होगा या आरएनए होगा, या आरएनए। मुख्यतः जो पौधे रहते हैं, पौधों में आरएनए पाया जाता है। आरएनए माने पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल, है ना। आर से राइबो, राइबो, एन से न्यूक्लिक, न्यूक्लिक, और ए से अम्ल, एसिड, है ना। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक और ए से आ जाएगा अम्ल, है ना। तो मुख्यतः जो पौधे होते हैं, पौधों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उनके केंद्रकीय भाग में क्या पाया जाता है, आरएनए। और जो जंतु होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, जंतु विषाणु जो रहेंगे उनमें क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा, है ना। आगे पढ़ेंगे अपन जंतु जो विषाणु रहते हैं उनके प्रकार, तो ये 3 प्रकार के होंगे, तो आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक। अब आगे आनुवांशिक पदार्थ कौन कहलाएगा, मतलब ऐसे पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। माने डीएनए और आरएनए जो है ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। पीढ़ियां समझते हो ना, दादा वाली जनरेशन एक पीढ़ी, पापा वाली जनरेशन दूसरी, हम लोग की जनरेशन तीसरी, हमारे बच्चे होंगे तो चौथी, ये पीढ़ियां हैं। ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। चौथा वाला पॉइंट जो है, इनमें क्या हो सकता है, उत्परिवर्तन हो सकता है, माने इनमें चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो है, तीसरा वाला ये हो गया। चौथा वाला कौन सा है, इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है, इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है। लास्ट वाला है, ये परजीवी की भांति कार्य करते हैं। माने ये कैसा है, बाहर पड़े रहेंगे तो किसके जैसे पड़े रहेंगे, निर्जीव के जैसे, और ये दूसरे के ऊपर आक्रमण करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं या दूसरे के ऊपर वृद्धि करते हैं। ठीक। तो ये सारे लक्षण कौन से, 4-5 लक्षण जो हो गए। पहला वाला आकार आकृति निश्चित होता है। दूसरा, किसी भी कोशिका के अंदर ये द्विगुणन करता है। नेक्स्ट, तीसरा, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए पाया जाता है। चौथा, इसमें उत्परिवर्तन हो सकता है। और लास्ट वाला जो है, कौन सा वाला, ये परजीवी के जैसे कार्य करते हैं। ठीक। ये लक्षण किसके हो गए, सजीवों के लक्षण हो गए। ठीक है। अब देखते हैं अपन निर्जीवों के लक्षण। विषाणु में ये हो गए सजीवों के लक्षण। अब देखते हैं अपन निर्जीवों के लक्षण। विषाणु में निर्जीवों के लक्षण। विषाणु में
निर्जीवों के लक्षण, है ना। नंबर एक पहला वाला जो है, इनको क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। नंबर एक, क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। क्रिस्टल मतलब समझते हो, जैसे शक्कर का दाना क्रिस्टल है वो, ठीक है। मैंने इनको दानेदार शक्कर के दाने के जैसे इनको बनाया जा सकता है, क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। ये किसका गुण हुआ? निर्जीव वाला गुण हुआ, है ना। हमको क्रिस्टल बना सकते हैं, नहीं बन पाएगा। मान लो क्रिस्टल बनाने के लिए अपने को उबालेंगे, गर्म करेंगे तो अपन तो वैसे ही नष्ट हो जाएंगे, क्रिस्टल के रूप में बनेंगे नहीं बनेंगे, ठीक। पर विषाणु जो रहता है भी एक किसमें बन जाता है, ये कठोर मने एक क्रिस्टल के रूप में बन जाता है, ठीक। नंबर दूसरा, ये कोशिका के बाहर निर्जीव अवस्था में पड़ा रहता है। कोशिका के बाहर ये कैसा होगा? अक्रिय। मान लो यहां विषाणु पड़ा हुआ है तो यहीं पड़ा रहेगा, किसके जैसा? निर्जीवों के जैसा। जैसे निर्जीव कोई चीज है, मान लो ये डेस्क है, ये यहीं पे पड़ा रहेगा जब तक कि इसको कोई बाहुबल उठा करके यहाँ वहां ना करे, है ना। ऐसे विषाणु भी क्या होगा, जहां पड़ा हुआ है वो वहीं पड़ा रहेगा जब तक कि उसको वाहक की सहायता से इधर उधर न ले जाया जाए, तब तक। अब मान लो इधर से मैं उठा दिया, मेरे हाथ में चिपक गया, तो ये इधर से उधर चला जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वाला जो है, ये कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर कैसे होते हैं? अक्रिय। अक्रिय माने बिना काम का, अक्रिय होते हैं। ठीक, कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट वाला है, इनमें उपापचयी क्रियाएं नहीं होती, माने न पाचन होता है, न श्वसन होता है, न अवशोषण होता है, न परिसंचरण होता है। समझ में आया? मैंने श्वसन मैंने क्या होगा? भोजन का टूटना वगैरह नहीं होता है ना। सांस लेना वगैरह भी नहीं होता है, खाना पीना भी नहीं होता है। तो ये बाहर जब पड़े रहते हैं तो भी जिंदा रहते हैं, मतलब, ठीक है। और किसके रूप में जीवित रहेंगे? निर्जीवों की भांति, ठीक। तो नेक्स्ट वाला है, इनमें उपापचयी क्रियाएं नहीं होती। तीसरा वाला है, इनमें उपापचयी उपापचयी क्रियाएं नहीं होती, या उपापचयी क्रियाएं अनुपस्थित, ठीक। नेक्स्ट वाला पॉइंट है, ये अकोशिकीय होते हैं। अकोशिकीय माने इनके अंदर जो है, जैसे गल्जिका, राइबोसोम, लाइसोसोम या अन्य जो अंगक रहते हैं ना कोशिका के अंदर, वो सारे अंगक जो है अब्सेंट को रहते हैं, ठीक। ये कैसे होते हैं? अकोशिकीय, अकोशिकीय, ठीक है। ये लक्षण हो गए किसके? विषाणु के लक्षण, निर्जीव वाले लक्षण, ठीक। अब जाते हैं अपन एक विषाणु की संरचना, उसको देखते हैं अपन। एक विषाणु की संरचना